चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, मतलब यूक्लिड्स ज्यामिति का परिचय। अब यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था। उसने क्या किया कि उसने जियोमेट्री से रिलेटेड, मतलब लाइंस, सरफेस वगैरह, पॉइंट वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्या किया, कुछ अपनी बातें कही पूरे वर्ल्ड को देखते। उस टाइम पे क्या होता था ना कि जिस टाइम का ये आदमी था, उस टाइम पे जो मैथमेटिशियन थे वो लोग दुनिया को एक ज्योमेट्री की तरह देखते थे, मतलब उनसे रिलेट करते थे मैथ्स को और दुनिया को। तो एक बात समझो उन्होंने क्या कहा, तो यूक्लिड्स ने ना कुछ बातें कही। देखो दो चीज कही, कुछ एक्जियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणाएं। मतलब ये क्या है, ये सब एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, ये वही बातें हैं जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में जो करते हैं, बस उसने बताई कि ऐसा होता है और हम उसे सच मानते हैं। देखो एक्जियम्स का मतलब यही होता है कि एक्जियम्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बात जिसे हम सच माने बिना प्रूफ के। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि ये लाइन है, तो आप मानते हैं कि लाइन जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, इधर भी बढ़ती रहती है, इधर भी बढ़ती रहती है। हमारे पास कोई प्रूफ है इसका? नहीं, लेकिन हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्जियम है। और ये एक्जियम किसने दिया था? ये एक्जियम बताया था हमें यूक्लिड्स ने। तो इसी की हम एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने कुछ डेफिनेशंस दी, मतलब कुछ परिभाषाएं दी। क्या परिभाषाएं दी? देखो सबसे पहले इसने बोला कि ए पॉइंट इज ए लाइन विच हैज नो पार्ट, मतलब इसने सबसे पहले पॉइंट की डेफिनेशन दी। इसने पॉइंट को क्या बोला, पॉइंट जो है ना एक ऐसी चीज है डेट विच हैज नो पार्ट्स, मतलब ये ऐसी चीज है जिसका कि कोई भी भाग नहीं हो सकता। कहने का मतलब पॉइंट का कोई भाग नहीं हो सकता, सबसे छोटी चीज है ये। कहने का मतलब जो मान लो ये लाइन इसका भाग हो जाएगा बीच से, तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट क्या है, सबसे छोटी चीज जिसका कोई भी भाग नहीं हो सकता है कि ये पॉइंट हो गया, इसका कोई भी पार्ट नहीं कर सकते हम। तो क्या है, ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पे इसने क्या डेफिनेशन दी, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो अभी हमने बताया कि जो लाइन है ना वो ब्रेथलेस लेंथ है, मतलब कि जो लाइन है उसकी लंबाई तो है लेकिन ब्रेथलेस है, मतलब चौड़ाई नहीं है। बात समझ रहा? जैसे मान लो ये लंबाई है लाइन, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि इतनी लंबी है, या ये लंबाई तो है इसकी लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं है, ये कह रहा है ये। दूसरा पॉइंट है कि लाइन की लेंथ है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा इसने, द ईच ऑफ ए लाइन, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, मतलब किसी भी लाइन के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। कहना मतलब ये और ये मिला दें तो ये भी पॉइंट्स हैं। कोई भी एंड ले लो इसका, देखो वैसे तो ये एंडलेस है, लेकिन कोई भी अगर एक एंड ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होंगे, ये सिर्फ पॉइंट्स होंगे। जो लाइंस भी है ना आपकी, लाइंस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक दो ऐसे बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे मिलके तब एक लाइन बनाते हैं। पॉइंट 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 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट जब इकट्ठे मिल जाते हैं तब एक लाइन बनती है। तो इसका मतलब कोई भी इसका एंड ले लो वो एक पॉइंट है। चौथी बात कही कि स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। ये वही वाली बात की, एक स्ट्रेट लाइन क्या है, तो ये खुद एक पॉइंट्स के ऊपर लाई करती है, मतलब ये पॉइंट्स पर ही टिकी हुई है ये लाइन। यही बात चौथी डेफिनेशन में गई उसने। पांचवी डेफिनेशन कही कि ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब एक सरफेस क्या होता है, तो सरफेस वो चीज है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो। मतलब मान लो अगर मैं डिब्बे की बात करूं तो क्या डिब्बा सरफेस है? तो डिब्बा सरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डिब्बे की लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी होती है ना। तो कुल मिलाकर सरफेस क्या है, जैसे कि ये बोर्ड तो नहीं, लेकिन ये बोर्ड का जो सफेद वाला हिस्सा है ये सरफेस है। या मैं बात करूं धरती की, अर्थ सरफेस की, तो वो सरफेस है। या मैं कोई भी बात करूं खेत की, बगीचे की, वो सब क्या है, उनका जो तल है, उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो सरफेस है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन कुछ भी ऊंचाई या मोटाई नहीं होती ना। तो इसीलिए इसने क्या कहा कि सरफेस क्या है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। तो ये सब बातें हमें पता है। तो ये किसने बताई? तो उसी ने बताई थी। हम मानते हैं सच इसको, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इन सब बातों का, उसने प्रूफ करके नहीं दिखाया, लेकिन हमने मान लिया कि वो सही कह रहा है, इसीलिए वो एक्जियम्स बताया उसने। अब देखिए और क्या डेफिनेशन थी, ये उसकी डेफिनेशन है, अभी उसके एक्जियम्स नहीं पढ़े। उसने कुछ एक्जियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ अभिग्रहित दी, कुछ अभिधारणाएं दी, तो वो भी पढ़ेंगे। पहले उसने जो डेफिनेशंस दी वो बता रहा हूं मैं। उसके बाद उसने क्या कहा, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। जो सरफेस है उसकी एज लाइंस होती है। देखो मान लो इसको सरफेस मानता हूं, तो इसका ये किनारा है, देखो ये लाइन है, यहां भी एक लाइन है, यहां भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो जो सरफेस होगी ना उसके जो एज होंगे, जो किनारे होंगे, वो क्या होंगे, लाइंस होंगे। तो ये सब बातें हमें पता है, उसने डेफिनेशन दी, वही हम दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये सब आपको पता नहीं है क्या? अगर आपने पढ़ा है मैथ्स तो आपको पता है, कोई भी आयत है, कोई भी वर्ग, उसके किनारे क्या होते हैं, उसकी भुजाई तो होती है, साइड्स होती हैं, उसकी लाइंस होती हैं एक सीधी
सातवां है ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली ऑन विद द स्ट्रेट लाइंस ऑफ ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस क्या है? तो प्लेन सरफेस देखो ऐसा सरफेस है जो कि लाइंस के ऊपर ही लाई करता है, कोई भी लाइन है उसके ऊपर लाई करता है। तो इसने क्या कहा ना कि ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी, लेकिन इसने जो दिए वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इसमें पढ़ना है वो एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। इसने कौन से एक्जियम्स दिए और कौन से पोस्टुलेट्स दिए, उनका यूज होता है ज्योमेट्री में। तो देखो एक्जियम्स की बात करें अगर हम, एक्जियम्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित। तो अभिगृहित कौन कौन से दिए इसने? देखो पहला जो एक्जियम दिया था इसने ये कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो सिंपल सी बात है कि थिंग्स, देखो क्या लिखा है इसने, देखो मैं लिखता हूं जरा, ये बोला उसने कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सम, मतलब वो चीजें जो किसी के इक्वल हैं, इक्वल टू सेम थिंग, जो किसी सेम थिंग के इक्वल है, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। ये इसका पहला एक्जियम था। क्या एक्जियम था? कि जो चीजें किसी सेम चीज के बराबर है वो आपस में भी बराबर है। कहने का मतलब मान लो एक लाइन है ये, ठीक, ये लाइन किसके बराबर है? इसके बराबर है, और यही लाइन इसके भी बराबर है। तो अगर ये कोई सेम थिंग के बराबर है तो इसका मतलब ये सेम वाले भी आपस में बराबर होंगे। इसने ये कहा, बात समझ में आई? जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी और डी, एक लाइन है ई और एफ। तो इसने क्या बोला ना कि जो ये ए बी है, हालांकि है इसमें, लोग मैं पकड़ देता हूं बराबर सी ई एफ। इसने क्या बोला? मान लो अगर ए बी बराबर है ई एफ के, सी डी बराबर है ई एफ के, तो देखो ये दोनों सेम चीज के बराबर नहीं है। यही तो इस लाइन का मतलब है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। देखो थिंग्स का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया ना अभी उस टाइम पे जो मैथमेटिशियन थे वो जियोमेट्री का मतलब सिर्फ लाइन और रेक्टेंगल वगैरह नहीं समझते थे। उनकी ज्योमेट्री जो थी वो पूरे नेचर से, पूरी दुनिया से मिलती थी। तो उन्होंने थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन हमारा मेन जो ज्योमेट्री में वो लाइन से मतलब है ना, लाइन से मतलब है मेन ज्योमेट्री में। लेकिन उन्होंने थिंग्स बोला क्यों? क्योंकि वो नेचर से रिलेट करते थे मैथमेटिक्स को, जो ज्योमेट्री होती थी उसको नेचर से रिलेट करते थे। तो लेकिन हमें पता है हम लाइन की बात कर रहे हैं, क्यों? ज्योमेट्री में लाइन ही बराबर होती है। तो देखिए जरा, लाइंस मतलब ये वाली, मान लो ये ए बी जो है वो ई एफ के बराबर, सी डी भी ई एफ के बराबर। तो थिंग्स जो सेम थिंग के बराबर है, मतलब ये दोनों ई एफ के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगी। दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगी। सिंपल था। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या? ये दोनों आपस में भी बराबर हो गई। तो यही उसका पहला एक्जियम था। अब उसने दूसरे एक्जियम में क्या कहा? देखो वैसे ये सारे आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, तो वहां भी पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। हिंदी में भी लिखा होगा वहां पे कि भाई कि वस्तुएं जो किसी एक समान वस्तु के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती है। दूसरा एक्जियम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। कहने का मतलब देखो, देखो लिखा ही क्या हुआ है कि इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, बात समझो, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। देखो इन सब का ना यूज करते हैं हम जियोमेट्री में, जब भी हम ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पढ़ते हैं टॉपिक जिसमें हम प्रूफ देते हैं या फिर कोई चीज फाइंड करते हैं, एंगल्स वगैरह, तो याद रहे हम इनका यूज करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं। जो तो इसने बातें कही है ना ज्योमेट्री के बारे में, इन्हीं का यूज करके हम वहां पे प्रूफ करते हैं। तो दूसरा क्या कहा इसने एक्जियम? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन द होल इज इक्वल, मतलब देन द होल्स आर इक्वल, देन द होल्स आर इक्वल। तो ये बात समझ में आई? देखो पढ़ते समझ आ गई होगी। क्या कह रहा है कि यदि हम बराबर को, मतलब दो बराबर चीजों में कोई एक बराबर चीज जोड़ दे तो जो होल आता है, जो पूरी चीज आती है वो भी बराबर होती है। कहने का मतलब समझो, मान लो एक लाइन है ए बी, ठीक, एक लाइन है सी डी, एक लाइन है आपकी ये ई एफ। तो एक बात देखो, मान लो ए बी बराबर है सी डी के, दो चीजें बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, तो दो इक्वल चीज है, तो क्या करें? इक्वल और एडिड टू इक्वल्स। अब इन दोनों में बराबर चीज जोड़ देता हूं। मान लो मैंने ए बी में जोड़ दिया ये वाला ई एफ, और इसमें भी जोड़ दिया ई एफ। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों में ई एफ जोड़ दूंगा ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता। मान लो कि किसी रेक्टेंगल में ही हाफ पार्ट होता है, मान लो ये ऐसे होता
वो जब क्वेश्चन आएंगे तब अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन नॉर्मल जो एक्जीएम है वो समझो क्या कि अगर मैं इक्वल चीज जोड़ दूं, कहने का मतलब इसमें भी ईएफ जोड़ दूं, इसमें भी ईएफ जोड़ दूं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर ईएफ ना समझ के समझो कि अगर मान लो मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, तो भी इसका मतलब यही है कि ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मैंने इक्वल जोड़ा है। तो यही कहना चाह रहा है ये जो एक्जीएम है उसमें क्या कि अगर इक्वल चीजों में हम इक्वल ही जोड़ दें तो जो होल आएगा ना, मतलब जो जोड़ने के बाद आएगा, वो भी आपस में बराबर रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। ये दूसरा एक्जीएम था। अब इसका तीसरा एक्जीएम क्या कह रहा है? तीसरे एक्जीएम में ये बताया कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम वही इसका सब्ट्रैक्ट वाला कि जैसे इक्वल ऐड करें तो इक्वल बराबर हो जाते हैं उनके होल, मतलब इक्वल ऐड करें तो जो होल आता है वो बराबर आता है। तो वैसे ही अगर इक्वल घटा दे, दोनों में से एक ही चीज घटा दे, दोनों तरफ कोई 2 चीजें बराबर हैं, ए बी और सी डी बराबर है, तो अगर दोनों में एक ही लाइन घटा दे, इसका मतलब क्या कि वो जो घट के आएगा वो भी बराबर होगा आपस में। ये था तीसरा एक्जीएम, बिल्कुल ऐसा ही था, बस वो सब्ट्रैक्ट वाला है। चौथे एक्जीएम में क्या कह रहा है वो? चौथे में लिखा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब वो थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। देखो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का सिंपल मतलब ये है कि एक दूसरे को ढक लेते हैं। ढकना मतलब जैसे मान लो ये हाथ है, इसके ऊपर ऐसे ढक दिया तो ये दोनों कोइंसाइड है। तो अगर ये दोनों हाथ कोइंसाइड कर जाते हैं मतलब ये दोनों हाथ इक्वल है। सिंपल। अगर कोई भी 2 चीजें, मान लो कोई एक किताब है, उसके ऊपर एक किताब रखी हुई, किताब को पूरी तरह ढक लेती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों किताब इक्वल है। तो वही देखो, इसने थिंग्स क्यों बोला मैंने बता दिया ना, वहां ये लाइन नहीं बोला, इसने थिंग्स ही बोला है। तो थिंग्स जो भी 2 बराबर है, तो वो थिंग्स हो या लाइन्स हो। मान लो एक लाइन ये है आपकी, ठीक, इसके ऊपर एक और लाइन है, मान लो ये जो बिल्कुल है इसको ढक चुकी है, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी ना। तो ये जो लाइंस कोइंसाइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका भी बहुत यूज होता है ज्योमेट्री में। तो याद है चौथा एक्जीएम क्या था कि लाइंस विच आर थिंग्स विच आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, जो संपाती होती हैं, वो क्या होती है? इक्वल होती है। आपका चौथा एक्जीएम है। पांचवें, देखो ये सारे एक्जीएम किताब में लिखे हुए हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ सकते हो आप। पांचवा एक्जीएम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल एक्जीएम है, जो होल होगा वो ग्रेटर होगा पार्ट से। कहने का मतलब जो पूरा हिस्सा होगा वो उसके भाग से तो ज्यादा ही होगा ना। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा है आपका, ये ए बी है। अब मैं बात करता हूं, ये बीच में से एक तोड़ दिया मैंने, इसका एक पार्ट कर दिया एडी। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग कर देना। तो ये जो एडी होगा इस एडी से तो हमेशा बड़ा होगा ना एबी। ये तो कह रहा है कि द होल जो संपूर्ण है वो भाग से हमेशा बड़ा होता है। नॉर्मल बात है। तो वैसे भी यूनिवर्स में भी वही बात है। अगर आप एक सेब खा रहे हो और उसका कुछ हिस्सा कोई और खा रहा है, तो वो जो कुछ हिस्सा है उससे तो ज्यादा ही होगा ना पूरा सेब, क्योंकि जो होल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है पार्ट से। तो वही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ सा है ये तो ज्योमेट्री को छोड़ दो तो भी वही बात है कि कोई भी हिस्सा अगर है किसी चीज का तो वो उसके संपूर्ण से छोटा ही रहेगा। तो यही कह रहा है कि होल इज, जो होल है वो हमेशा बड़ा होता है उसके पार्ट से। अगर किसी होल का भाग कर दिया तो उससे हमेशा बड़ा होगा क्या? उसका होल हमेशा बड़ा होगा उसके पार्ट से। संपूर्ण जो हिस्सा है ना वो हमेशा बड़ा होगा उसके हिस्से से, याद रखना। उसके बाद सिक्स्थ एक्सियम में क्या कहा इसने? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई भी चीज जो बराबर है उनका डबल कर दे तो भी इक्वल होंगी। चलो मान लो लाइन ना सोच के सोचो, मान लो कि 10 और 10, अगर ये 2 नंबर बराबर है तो अगर मैंने इसका डबल कर दिया इसका डबल कर दिया तो भी तो ये बराबर होंगी 20 और 20। तो इसमें क्यों, ज्योमेट्री में भी ऐसे ही होगा। मान लो ए बी बराबर है सी डी के, तो इसका मतलब 2 ए बी बराबर होगा 2 सी डी के। अगर ए बी और सी डी बराबर है ना तो इसका मैंने डबल कर दिया तो भी ये बराबर होगा। ये कैसे पता चलता है? तो हमें यूक्लिड्स ने जो एक्सियम दी छठी, उससे हम ये मान लेते हैं कि अगर ए बी और सी डी बराबर है तो उसका डबल भी बराबर होता है। तो हम कहीं भी अगर मान लो ए बी और सी डी बराबर दिया हुआ है तो हम उसका डबल करके भी बराबर लिख सकते हैं। क्यों? यूक्लिड्स के एक्सियम के थ्रू। तो वही आपका डबल भी बराबर होगा। 7th में क्या बोला? इसका अपोजिट, मतलब थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द इक्वल आर इक्वल, मतलब जो चीजें बराबर है उनका आधा भी इक्वल होगा। मान लो अगर ये ए बी का आधा कर दूं मैं और सी डी का भी आधा कर दूं तो भी ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। देखो सिंपल एक्सियम है इसके। क्या 7 एक्सियम? क्या पहले ये बोलता है पहले एक्सियम में कि जो चीजें ना किसी सेम थिंग के इक्वल है, किसी एक ही चीज के बराबर 2 चीजें हैं तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। सिंपल। दूसरे एक्सियम में क्या बोला? दूसरे और तीसरे में एक ही बात बोली है। क्या? दूसरे में बोला कि अगर हम किसी इक्वल चीज में कोई इक्वल चीज जोड़ दें, कहने का मतलब 2 चीज पहले से इक्वल है, अगर उसमें सेम चीज हम जोड़ दें दोनों में तो वो बराबर होंगी, या दोनों में सेम चीज घटा दें तो भी वो बराबर होंगी। ये दूसरा और तीसरा आपका है एक्सियम। चौथे एक्सियम में उसने क्या बोला? सिंपल सी बात बोली कि
थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, मतलब जो एक दूसरे को ढक लेती हैं, जो संपातित चीजें हैं वो आपस में बराबर होती हैं। पांचवें एक्सियम में क्या बोलता है, तो पांचवें एक्सियम में सिंपल बोला कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो संपूर्ण है वो उसके हिस्से से अधिक होगा हमेशा। और छठा और सातवें में तो क्या बोला, वही बात कि अगर कोई चीज बराबर है तो उसका डबल भी बराबर होगा, और अगर कोई चीज बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। ये उसके 7 एक्सियम्स थे, 7 अभिगृहित थे। अब ऐसे ही ना उसने 7 पोस्टुलेट भी दिए, 7 पोस्टुलेट्स, उसको भी हम सही मानते हैं और उसका यूज करते हैं ज्योमेट्री में उनका भी। तो ये तो 7 एक्सियम्स थे। अब 7 पोस्टुलेट्स देखिए, पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स अभिधारणाएं, अभिधारणाएं। तो अभिधारणाएं क्या दी उसने, तो सिंपल सी बात समझिए, पोस्टुलेट्स कौन कौन से दिए। उसका जो पहला पोस्टुलेट्स है, तो जो पोस्टुलेट्स दिए उसने वो किसी के दिए, वो जियोमेट्री के दिए। कहने का मतलब उसने वहां पे लाइन का यूज किया, बताया लाइन क्या है, मतलब लाइन में कुछ कर दे तो क्या होता है ये बताया। और जो उसने एक्सियम्स दिए वो क्या दिए, वो दुनिया से रिलेट करके दिए, मतलब थिंग्स का यूज किया। लाइन पे अप्लाई होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में ही अप्लाई होते हैं। देखो कोई भी चीज बराबर है, मान लो आप और आपका भाई 2-2 रोटी लेके बैठे हैं, तो अगर दोनों को एक एक रोटी और दे दी जाए, दोनों के पास अभी भी बराबर रहेगी ना, 3 रोटी। तो वही था एक्सियम्स, तो था ना उसका, उसने थिंग्स को रिलेट करके दिया, कोई लाइंस का यूज नहीं किया, मतलब नॉर्मल बातें बताई जो दुनिया में भी अप्लाई होती हैं। अगर आप मान लो वही आधा भी कर दो उसका, मान लो अगर आपके पास 2-2 रोटी है दोनों भाइयों के पास, और आधा आधा कर दिया दोनों का, तो दोनों के पास अभी भी एक एक रोटी होगी, तो वो तो वहां भी अप्लाई हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसकी एक्सियम्स थी। अब पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। देखो पहला पोस्टुलेट्स क्या दिया उसने, पहली अभिधारणा कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो एक स्ट्रेट लाइन है ना, देखो मान लो कह रहा है, सिंपल बात क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकती है, किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दो। अगर आप किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाओगे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी। ये उसका पहला पोस्टुलेट है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो यही कह रहा है, पहले पोस्टुलेट में यही कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन कब बनती है, एक सीधी रेखा तब खींची जाती है जब हम किसी भी एक पॉइंट को दूसरे किसी पॉइंट से मिला देते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, दूसरे पोस्टुलेट में कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब देखो एक जो लाइन है ना, मान लो जैसे हम इसको लाइन मान लेते हैं, ये लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया। बेशक ये टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड मतलब अंत हमने दिखा दिया, ये 2 बिंदु लगा दिए यहां पे, मतलब ये खत्म है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम जो टर्मिनेटेड लाइन है ना, इसको भी इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको भी चाहे तो और आगे बढ़ा दें, ऐसे कितना ही आगे बढ़ा लो इसको भी कितना ही आगे बढ़ा लो। क्या बोला उसने, पोस्टुलेट 2 में बोला। पहले पोस्टुलेट में बोला कि एक रेखा को दूसरी रेखा से मिला दो तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरे पोस्टुलेट में क्या बोला कि जो टर्मिनेटेड लाइन है, जो आपकी अंत वाली लाइन है, जो शांत हो चुकी है लाइन, उसको भी हम दोनों ही तरफ इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, कितना ही बढ़ा सकते हैं। जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको भी, जब ऐसे लिखते हैं इसका तो मतलब यही है कि कितना ही बढ़ा लो, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो उसको भी हम इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ये कहा उसने दूसरे पोस्टुलेट में। उसके बाद तीसरे पोस्टुलेट में क्या कहा, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल जो है ना, वो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से खींचा जा सकता है। कहने का मतलब मान लो ये सेंटर लेके 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, ये सेंटर लेके 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, या इसी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। तो मतलब ये कह रहा है कि जो सर्कल है ना, नॉर्मल बातें हैं, देखो कुछ ज्यादा वो नहीं है दिमाग खाने वाली बात, नॉर्मल बातें हैं जो पता भी होती है हमें, लेकिन वही उसने बताई थी। यही इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये बताया किसने था, यूक्लिड्स ने। क्या कि आपको पता है कि आप सर्कल कैसे भी खींच सकते हो। आपको क्या करना है, एक सेंटर लेना है, प्रकार रखना है, कितना ही खोल के बना दो, इतना बना दो, इतना बना दो, कितना ही बना दो ना, तो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से हम सर्कल खींच सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 था ये। पोस्टुलेट नंबर 4 में क्या कहा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ऑल राइट एंगल्स इक्वल तो होंगे ना, तो राइट एंगल्स का मतलब है 90 डिग्री वाला। तो अगर ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो क्या तीनों बराबर नहीं होंगे। तो यही इसने कहा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, सभी समकोण बराबर होते हैं। तो ये 90, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, तो ये तीनों कोण बराबर है। ये पोस्टुलेट 4 में कहा उसने। पोस्टुलेट 5 में क्या बोला, इफ वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of the angles is less than 2
राइट एंगल, थोड़ी बड़ी लाइन लिखी है, पहले समझो क्या क्या बोला इसने। तो फिफ्थ एक्सियम जो है ना, उसे देखो मैं समझाता हूं, बहुत बड़ी लाइन है, उसका मतलब क्या है वो बता रहा हूं। देखो मतलब में ये कहा ना उसने कि सिंपल कहा कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है दो लाइन पर, मतलब ये दो लाइनें हैं मान लो आपका, ये दो लाइनें आपकी, एक ये और एक ये दो लाइनें हैं, इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, मतलब गिरती है, मान लो एक सीधी रेखा ये गिरती है, तो देखो ये सीधी रेखा गिरेगी तो देखो दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक इधर बनेंगे एक इधर बनेंगे, ठीक। तो इस साइड जो बनेंगे ना दोनों, वो क्या होंगे, 90 से कम वाले बनेंगे। बात समझ में आई? इस साइड एक 90 से ज्यादा वाला बन सकता है, एक 90 से कम वाला बनेगा, मतलब एक साइड 90 से ज्यादा वाले बनते हैं, कहने का मतलब समझो कि एक साइड 90 से ज्यादा बन सकते हैं, एक साइड 90 से कम बन सकते हैं। तो इस साइड दोनों ही 90 से कम होंगे मान लो, तो कह रहा है कि जिस साइड दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं ना, तो ये जो लाइन है ये इसी साइड मिल सकती है। कहने का मतलब अगर इस लाइन को इधर बढ़ाया जाए तो मिल जाएगी, लेकिन अगर इस लाइन को इधर बढ़ाया जाए तो ये आगे बढ़ती रहेगी, ये आगे बढ़ती रहेगी, ये आगे बढ़ती रहेगी, ये दूर होती जाएंगी, लेकिन ये इंटरसेक्ट किस साइड करेंगी, जिस साइड 90 डिग्री से कम होंगे दोनों कोण, ये वाला। इसको अगर आगे बढ़ाओगे आप ऐसे ऐसे, इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे, तो जाके आगे कहीं काट देंगे यहां पर, समझे? तो यही इस कहने का मतलब है। तो पोस्टुलेट 1 से 4 बहुत इजी से है, सिंपल सिंपल है क्या, कि पोस्टुलेट 1 में क्या बोला आपको, पोस्टुलेट 1 में बोला कि एक जो लाइन है वो दो बिंदु से मिलाकर सीधी रेखा बन सकती है। पोस्टुलेट 2 में बोला कि टर्मिनेटेड लाइन को कितना ही बढ़ा लो। पोस्टुलेट 3 में क्या बोला कि ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। पोस्टुलेट 4 में क्या बोला कि सभी राइट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन पोस्टुलेट 5 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या बोला इसने कि अगर दो रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरती है, मतलब टू स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल्स करती है, तो इसका मतलब क्या, फॉल करती है, इसका मतलब क्या कि जिस साइड 90 डिग्री से कम बन रहे होंगे ना दोनों कोण, राइट एंगल से कम होंगे, जैसे मान लो इधर दोनों 90 से कम है, इधर वाले दोनों मान लो ज्यादा है, मान लो इधर, तो समझो कि जिस साइड ये दोनों 90 डिग्री से कम है ना, उस साइड ही ये मिलेगी। कहने का मतलब अगर मैं इसको इधर में बिना दूं, इसको इधर बढ़ा दूं, तब जाके ये मिल सकती है, लेकिन अगर इसको इस साइड बढ़ाऊंगा तो ये नहीं मिल पाएंगी। बस इतना ही कहा इस पोस्टुलेट में कि जिस साइड 90 डिग्री से कम कोण बन रहे हैं उस साइड इनको आगे बढ़ाते रहो तो ये मिल जाएंगे। बात समझ में आई? इसे मान लो ये 80 था, ये आपका 80 है, ये भी, तो ये आपका 110 हो गया, 120, तो ये भी 120 हो गया। तो अब देखो जरा, इधर तो 80 है, तो इसका मतलब इधर तो 90 डिग्री से कम है ना, और इधर 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अगर ये इधर बढ़ाया जाए, ये इधर बढ़ाया जाए, तो इधर नहीं मिल पाएगा, लेकिन इधर मिल जाएंगे, एक दूसरे को काट लेंगे। क्यों? वो कि इधर 90 डिग्री से कम है। तो बस यही है ये पोस्टुलेट। देखो कंफ्यूजन होता ना कि ये 80 है, ये 80 है, तो 180 होता है, वो पैरेलल लाइंस में होता है। अगर दो पैरेलल लाइंस को, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, तब इन दोनों का योग 180 होता है। नॉर्मल दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है तब ऐसा नहीं होता है। तो ये थे 5 पोस्टुलेट्स और उसके 7 एक्सियम्स। इन्हीं को हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में बिना कुछ सोचे, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं मांगते, हम सीधा यूज कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये सच है।